लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के इस तफसीली जायजे में हम अपने तमाम सुनने वालों का बहुत जोशो खरूश से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल, और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि तमाम मुसाबकती इम्तिहानात यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स और कैरियर में कामयाबी के लिए एक बेहतरीन और म्यारी इल्म फराहम किया जाए। हाँ बिल्कुल, और अगर हमारे सुनने वालों को आज का ये जायजा मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलें, ताकि ताज़ा तरीन ट्यूटोरियल्स और क्विज मास्टर क्लासेस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो आज की इस बैठक में हम किस मौजू पर इतनी गहराई में बात करने वाले हैं? तो आज के इस तफसीली निशिस्त का मकसद ये है कि हम रोज़मर्रा साइंस यानी एवरीडे साइंस के बायोलॉजी हिस्से के उन 50 अहम तरीन MCQs पर बात करें जो मुख्तलिफ पर्चों में बार बार दोहराए गए हैं। सही, लेकिन देखें ना, ये महज सवालात तो नहीं है ना। मतलब ये तो इंसानी जिस्म, बीमारियों और हमारे इर्द गिर्द फैली जिंदगी के वो हैरत अंगेज राज हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि इन हक़ाइक़ को महज रटने के बजाय इनके पीछे छुपी कहानी और साइंस को समझा जाए। तो चले फिर खुर्दबीनी दुनिया से शुरू करते हैं। हाँ, तो जिंदगी को ठीक से समझने के लिए पहले से देखना ज़रूरी था ना। जी, और इसीलिए माइक्रोस्कोप की इजाद का जिक्र सबसे पहले आता है जो ज़ेकरियास जॉनसन ने की थी। बिल्कुल, ज़ेकरियास जॉनसन। लेकिन इस माइक्रोस्कोप का असल फायदा ल्यूवेनहुक ने उठाया जब उन्होंने तारीख में पहली बार बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया। तो चलिए इस बात को थोड़ा तफसील से खोलते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप की इजाद ने तिब की दुनिया में कैसा इनकलाब बर्पा किया? क्या ये ऐसा ही था जैसे किसी अंधे कमरे में अचानक रोशनी कर दी जाए? अरे बिल्कुल दुरुस्त, ये बिल्कुल ऐसा ही था। क्योंकि जब इंसान को नजर आया कि इस अंधेरे में कोई और भी छुपा बैठा है, तो हमने बीमारियों के खिलाफ पहली बाकायदा जंग शुरू की। ओ वाओ! और इसी जंग का एक बहुत बड़ा हथियार पेनिसिलिन था ना, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त की थी। हाँ, पेनिसिलिन ने तो तिब की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और इसी तरह एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दरियाफ्त की थी। अच्छा, चेचक के हवाले से मुझे याद आया कि नोट्स में लिखा है कि 1980 में चेचक को दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। जी, 1980 में। और ये सारा कमाल वैक्सीनेशन के अमल का ही था, जिसका सीधा ताल्लुक हमारी मुदाफ़ियती याददाश्त यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से है। मतलब मुदाफ़ियती याददाश्त का ये मतलब है कि हमारा जिस्म एक बार दुश्मन को देख ले तो उसे याद रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि हमारा जिस्म कुदरती तौर पर बीमारियों से लड़ने के लिए बुखार का इस्तेमाल करता है। बुखार? मतलब हम लोग तो बुखार को खुद एक बीमारी समझते हैं ना? हाँ, और यही तो गलत फहमी है। लोग बुखार को बीमारी समझते हैं, जबकि ये तो जिस्म का सिक्योरिटी अलार्म और दिफाई हथियार है। अच्छा, तो बुखार दरअसल जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए एक गैर साजगार माहौल पैदा करता है। जी हाँ, दर्जा हरारत बढ़ने से बैक्टीरिया का अंदर जिंदा रहना और बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, लेकिन जब बात वायरस की हो तो मामला और पेचीदा हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और बर्ड फ्लू भी H5N1 वायरस है। और पोलियो वायरस को मत भूलें, पोलियो दरअसल एक RNA वायरस है। अरे हाँ, RNA वायरसेस अपनी शक्ल बहुत जल्दी बदलते हैं, जिससे लड़ना मुश्किल होता है। और अगर हम फेफड़ों की बात करें तो नमोनिया स्ट्रेप्टोकॉक्सिस नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बिल्कुल। और देखें, बीमारियों के फैलने के तरीके भी तो कितने मुख्तलिफ और हैरानकुन हैं। जैसे मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। हाँ, और उसके मच्छरों के जरिए फैलने की दरियाफ्त सर रोनाल्ड रॉस ने की थी ना? जी, सर रोनाल्ड रॉस ने। और बीमारियों की बात हो रही है तो कैंसर के हवाले से माहिरीन ने एक बहुत तशवीशनाक हकीकत बताई है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि 2040 तक कैंसर की बीमारी में 80% तक इजाफे का इम्कान है। ओ वाह, ये तो वाकई खतरे की घंटी है। खासतौर पर स्किन कैंसर, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी UV शुआओं की वजह से होता है। हाँ, UV शुआएं बराह रास्त जिल्द के खुलियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन सब बैरूनी हमला आवरों से लड़ने के लिए हमारी अंदरूनी इंसानी मशीनरी का दुरुस्त काम करना कितना जरूरी है? बिल्कुल। अब जरा दिल और खून के निजाम को ही देख लें।
आराम की हालत में हमारे दिल का स्ट्रोक वॉल्यूम 60 से 80 मिलीलीटर खून फी धड़कन गर्दिश करता है। 60 से 80 मिलीलीटर। अच्छा, यहाँ एक और चीज मुझे बहुत हैरानकुन लगी कि इंसानी कैपिलरीज में खून के बहाव की औसत रफ्तार सिर्फ 1 मिलीमीटर फी सेकंड होती है। हाँ, सिर्फ 1 मिलीमीटर फी सेकंड। मैं यही सोच रही थी कि खून की ये इतनी धीमी रफ्तार क्यों जरूरी है? ये तो बहुत ही सुस्त है। देखे ना, यही तो वो जगह है जहां ग़िज़ाइयत का असल तबादला होता है। अगर रफ्तार तेज होगी तो खुलियों को खुराक कैसे मिलेगी? अरे हाँ, इसलिए रफ्तार का कम होना नागुज़ीर है ताकि खुलियाँ आराम से ग़िज़ाइयत ले सकें। मैनोमीटर कहते हैं। जी बिल्कुल। अब जरा आसाबी और ढांचे के निज़ाम की तरफ आते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मोहरे होते हैं। 33 मोहरें यानी वर्टिब्रे, और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं ना? हाँ, 31 जोड़े। और अगर इस ढांचे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे लॉर्डोसिस, जिसमें कमर अंदर की तरफ झुक जाती है। हाँ, जिसे हॉलो बैक भी कहते हैं। अच्छा, आज़ा की बात हो रही है तो गुर्दे की बुनियादी इकाई नेफ्रॉन है। और हमारे फेफड़े एक खास किस्म की दोहरी झिल्ली में महफूज होते हैं, जिसे प्लूरा कहते हैं। सही। और निज़ाम हाजमा में लबलबा यानी पेनक्रियास का बहुत अहम किरदार है, जो हाजमे में मदद देता है और साथ ही इंसुलिन भी बनाता है। बिल्कुल। और हाजमे की शुरुआत तो दरअसल मैदे से पहले हमारे मुंह में ही हो जाती है, क्योंकि थूक के गुदूद टाइलिन नामी एंजाइम पैदा करते हैं। ओह वाह! अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात इन नोट्स में लिखी है कि जुबान पर मौजूद सामने के दांतों का बुनियादी काम खुराक का इंतखाब करना है। हाँ, सिलेक्शन। वो दिमाग को बताते हैं कि निवाला कैसा है और इसे मजीद चबाना है या नहीं। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि वो सिर्फ काटने के लिए होते हैं। खैर, आंखों की बात करें तो आंखों के माहिर को ऑक्यूलिस्ट कहा जाता है। जी, और आंख के पर्दे पर कोन सेल्स होते हैं जो तेज रोशनी में मुतारिक होते हैं और हमें रंगों की पहचान करवाते हैं। मतलब अंधेरे में रंगों की पहचान मुश्किल हो जाती है क्योंकि कोन सेल्स को तेज रोशनी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पूरी इंसानी मशीन को सारा दिन चलाने के लिए सही ईंधन और भरपूर आराम की भी तो जरूरत होती है ना? जी, और आराम से मुराद सबसे पहले नींद है। नींद सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि इस दौरान हमारे खुलियात की मरम्मत होती है। हाँ, रिपेयर ऑफ सेल्स। इसके अलावा मुतवाजन गिजा का किरदार भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर खून में सीरम कैल्शियम की नॉर्मल रेंज 8 से 10.5 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होनी चाहिए। सही। और ग़िज़ा में विटामिन्स का तवाजुन भी तो है। जैसे पालक और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, जो खून जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। और मक्खन में विटामिन डी मौजूद होता है। हाँ, और इसकी कमी से हड्डियों की खतरनाक बीमारी रिकेट्स हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से गलघड़ यानी गॉइटर की बीमारी होती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इस पेचीदा मशीन का हर पुर्जा किसी खास विटामिन या मिनरल पर इन्हिसार करता है और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए जागकर पढ़ना जितना ज़रूरी है ना, खुलियात की मरम्मत के लिए सोना और मुतवाजन ग़िज़ा खाना भी उतनी ही अहम बात है। 100% दुरुस्त बात की आपने। अब अगर हम अपने जिस्म के अंदरूनी निज़ाम से बाहर निकलकर दुनिया को देखें तो इंसान अकेला नहीं रहता। हमारा निज़ाम दरख्तों, पौधों और वसी माहौलियात से जुड़ा है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें ना, तो दरख्त हमारे माहौल के कुदरती बफर हैं। और नोट्स में लिखा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला दरख्त बांस यानी बैम्बू है ना? जी, बांस। और पौधों का जो खूबसूरत सब्ज रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल में बुनियादी किरदार अदा करता है। हाँ, इसी अमल में पौधे रोशनी की तवानाई को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह कार्बन फिजा से निकलकर जानदारों के जिस्म में मुंतकिल होती है। अब पानी की दुनिया को देखें तो मछलियों की बुनियादी खुराक प्लैंकटन है। और खंबियों यानी मशरूम्स के बारे में हैरत अंगेज बात यह है कि उनका ताल्लुक पौधों से नहीं बल्कि फंजाई की क्लास से है। जी, वो फंजाए हैं। और जानवरों की बात करें तो वो जानवर जिनके पेट पर एक खास थैली होती है, जैसे कैंगरू,
انہیں मार्supials कहा जाता है। सही। अब जरा दोबारा खुलियों के इंतहाई अंदरूनी दुनिया में चलें। बैक्टीरियल सेल के हरकत करने वाले हिस्से को फ्लैजेला कहते हैं। हाँ, फ्लैजेला। और हमारे खिलियों के अंदर प्रोटीन की तैयारी राइबोसोम नामी फैक्ट्रीज में होती है। और अगर हम जमीन की तारीख का मुताला करें तो मुर्दा पौधों और जानवरों की बाकियात को फॉसिल्स और इस इल्म को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह जदीद दौर में किसी मुर्दा इंसानी जिस्म से तिब्बी मायने के लिए आज़ा निकालने के अमल को ऑटोप्सी कहा जाता है। लेकिन इन सब नोट्स के आखिर में एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का जिक्र है जिसने जीनियाती इंजीनियरिंग में वाकई इनकलाब बर्पा कर दिया है, CRISPR-Cas9। हाँ, क्रिस्पर। ये टेक्नोलॉजी मौक़िक़ीन को इस काबिल बनाती है कि वो किसी खास मकाम पर मखसूस डीएनए के हिस्से को बड़ी आसानी से तब्दील या शिफ्ट कर सकें। ओह वाह! मतलब हम डीएनए को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। जी, और यही वो चीज़ है जो मुस्तकबिल में बहुत सी नाकाबिले इलाज बीमारियों का हल बन सकती है। तो हमने माइक्रोस्कोप की इजाद से लेकर डीएनए की तब्दीली तक का ये हैरत अंगेज सफर तय किया जो इम्तिहानात के लिए इंतहाई अहम है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सवालात नहीं है बल्कि ये जिंदगी का एक पूरा सर्किट है। जी हाँ। और हम इस नशिस्त के इख्तिताम पर एक बार फिर सुनने वालों को लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म की अहमियत याद दिलाना चाहते हैं। मजीद ऐसे शानदार मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सारी गुफ्तगू से ना एक बहुत गहरा और अहम सवाल पैदा होता है मेरे ज़हन में। जी, वो क्या? जरा सोचें, एडवर्ड जेनर की वैक्सीन ने 1980 में चेचक जैसी खतरनाक बीमारी को दुनिया से बिल्कुल मिटा दिया। हाँ, बिल्कुल मिटा दिया था। तो आज हमारे पास क्रिस्पर जैसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो डीएनए को ऐसे एडिट कर सकती है जैसे कंप्यूटर पर कोई तहरीर हम बदल देते हैं। सही। तो क्या ये मुमकिन है कि जिन बीमारियों के 2040 में बढ़ने का खदशा है जैसे कि कैंसर, वो इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत मुस्तकबिल के तालिब इल्मों के लिए महज हिस्ट्री के पर्चे का एक पुराना सवाल बनकर रह जाए? ओ, क्या कैंसर महज तारीख का एक पुराना सवाल बन जाएगा? ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा और उम्मीद अफजा सवाल है। इस पर सब जरूर सोचिएगा। आज के इस तफसीली जायजे में बस इतना ही। अपनी जुस्तजू को यूं ही जिंदा रखें और मिलते हैं अगली नशिस्त में।